हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डी कॉलेज पॉइंट में, जहां हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 3। और इसमें हम जो पढ़ेंगे वह है चैप्टर 9, चैप्टर 10, 11 और 12। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर 9 में हमें पढ़ने हैं परिवार के प्रकार, परिवार वृक्ष, संतान में लिंग निर्धारण और विवाह की उम्र या बाल विवाह प्रतिषेध कानून। और इसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वे मैं आपको बता दूं। तो परिवार के प्रकार से एक क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने प्रकार के परिवार होते हैं, और परिवार वृक्ष से हमें क्या पता चलता है, और लिंग निर्धारण, संतान में लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, या फिर यह कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और साथ ही विवाह की उम्र और या बाल विवाह प्रतिषेध कानून कब लागू हुआ था, या इसमें बालक और बालिका की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, भारत में परिवार दो तरह के होते हैं, एक है संयुक्त परिवार और दूसरा है एकल परिवार। संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें कि माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब और उनकी फैमिली हो, तो वह है संयुक्त परिवार। और एकल परिवार वह है जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे हों। यह जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार से हमें क्या सीखने को मिलता है, कई बार ये भी क्वेश्चन में आता है। तो देखिए, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं एक साथ, तो किसी एक पर बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता। सब थोड़ा थोड़ा कमाते हैं। सब अगर किसी को सेवा की भी जरूरत हो, जैसे कोई बुजुर्ग हो गया या कोई बीमार है या बच्चा है, तो जो घर की औरत है अकेले उस पर सारे बोझ नहीं आते। वहाँ सब लोग कामों को बांट लेते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो यह संयुक्त परिवार का फायदा है अगर एक साथ रहा जाए तो। इसके साथ ही महिलाओं पर बच्चों की जिम्मेदारियां बहुत कम हो जाती हैं। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें उनके दादा दादी संभाल लेते हैं, और दादा दादी को अगर आवश्यकता है किसी चीज़ को, तो बच्चे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। और इसी तरह से दादा दादी का भी मन लगा रहता है और बच्चे को भी खेलने के लिए कोई मिल जाता है जो उनकी हर बात को सुनता है। जबकि एकल परिवार में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। दादा दादी नहीं होते हैं, सिर्फ माता पिता होते हैं। वे अपने काम से परेशान होते हैं ऑलरेडी, तो इस पे बच्चे को बहुत ज़्यादा अपना समय नहीं दे पाते। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं वे सिर्फ खुद से ही सीख पाते हैं। वे और दादा दादी कहानियों के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से बच्चे को हमेशा सिखाते रहते हैं, कुछ अच्छा सिखा देते हैं, जो कि एकल परिवार में संभव नहीं होता है। अभी जो कोविड-19 की वजह से लोग अपने घरों को आए, तो हर रोज की न्यूज़ में आप देखते होंगे कि लोगों ने हमेशा बताया होता है कि उन्हें अपने दादा दादी के साथ रह के, अपने परिवार के साथ मिलके कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। एक संपूर्णता का एहसास दिलाता है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं, देखिए, जब बुढ़ापा आता है किसी का तो उसे भावनाओं की आवश्यकता होती है, और उस समय भावनात्मक रूप से उसके साथ रहने के लिए परिवार की आवश्यकता होती है। बच्चे उसका साथ दे सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार क्यों बनते हैं। तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने की 3-4 मुख्य वजह हैं। उसमें सबसे पहली वजह है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो लोग रोजगार के लिए घर को छोड़कर कहीं दूर पलायन कर जा रहे हैं, और ऐसे में वे अपने पूरे परिवार को, अपने माता पिता को, सबको लेकर नहीं जा सकते, तो सिर्फ अपनी पत्नी या अपने बच्चों को लेकर वे चले जाते हैं। दूसरा, गांव में विद्यालयों का न होना, ऐसे में लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर लेके चले जाते हैं। तीसरा होता है जब कई भाई बहन हो तो आपस में कलह की भी स्थिति न पैदा हो, इसलिए भी लोग अलग हो जाते हैं। और चौथा सबसे मुख्य कारण है लोगों की आधुनिकता की ओर अग्रसर होना और अपनी पुरानी जड़ों को छोड़ देना। यह वजह होती हैं एक संयुक्त परिवार से एकल परिवार में जाने की। और यह क्वेश्चन में आ भी चुका है कि संयुक्त परिवार से एकल परिवार में जाने की क्या वजह होती है। अगला हम देखते हैं, देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल कौन कौन होता है, तो घर के जो वृद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं या अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वह आश्रित में शामिल किए जाते हैं। अगला है रक्त संबंध का संबंध कहाँ दिखता है,
तो रक्त संबंध संयुक्त और एकल परिवारों में दिखता है। मतलब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जहाँ की रक्त संबंध हो, तो परिवार ही एक ऐसी जगह है जहाँ रक्त संबंध के लोग मिलते हैं। अगला देख लेते हैं, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का क्या कारण है। तो जनसंख्या की वृद्धि, महंगाई, कलह की संभावना, यह एकल परिवार के बढ़ने का कारण है। परिवार की परिकल्पना के पीछे का आधार क्या है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, यही आधार है परिवार की परिकल्पना के पीछे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है परिवार वृक्ष। तो परिवार वृक्ष क्या होता है, जब हम अपने पुरखों के बारे में, ठीक है, एक डाटा तैयार करते हैं, एक आधार तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें जानने में आसानी हो कि हमारे दादाजी कौन थे, दादाजी के पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, हम कहाँ से आए हैं, तो हमारा मूल स्थान क्या है। इन सब कुछ जानकारियाँ जिस डाटा में होती हैं, उसी डाटा को हम कहते हैं परिवार वृक्ष या फैमिली ट्री। जैसे इसका एग्जाम्पल कहाँ इसकी उपयोगिता है, अभी इसका बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है कि राम जन्मभूमि का जो विवाद हुआ, उसमें यह पूछा गया था कि राम क्या वास्तव में राम थे। तो काफ़ी लोगों ने अपना परिवार वृक्ष के माध्यम से वो डाटा पेश किया कि हाँ, हम उनकी ही पीढ़ी के हम हैं, और वे हमारे राम जो थे वे हमारे पूर्वज थे। तो ऐसा काफ़ी लोगों ने डाटा पेश, तो वह डाटा उन्होंने कैसे बनाया, तो यही परिवार वृक्ष के आधार पर वह डाटा बना था कि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी वे लोग कौन थे, फिर उनके पिताजी कौन थे, वे कहाँ से आए थे। तो यह परिवार वृक्ष जो होता है इस तरह से हेल्प करता है हमारी पीढ़ियों को, हमारे पुरखों को जानने में। अब दूसरा एग्जाम्पल है अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव का, जिसमें कमला हैरिस जो जीती हैं, उपराष्ट्रपति बनी हैं अब। तो कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, उनकी माता भारत के केरल की थी, ठीक। तो केरल से जाके वह वहाँ पर बस गई, तो यहाँ पर उनकी मौसी रहती हैं। तो परिवार वृक्ष से पता चलता है कि वह भारतीय मूल की हैं। तो जब हमें ये जानना हो कि कौन कहाँ से आया है, पहले वह कहाँ था, उसके पुरखे कहाँ रहते थे, उसके पूर्वज कहाँ के थे, तो यह इसमें परिवार वृक्ष हेल्प करता है। अब हम परिवार वृक्ष कैसे बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं। यह है परिवार वृक्ष। इसमें सबसे नीचे जो जड़ होती है, यहाँ पर होते हैं हम, और इसके ऊपर हमारे माता और पिता, और उसके बाद हमारी माता की पूरी फैमिली, और एक दूसरी तरफ हमारे पिता की फैमिली चली जाती है, मतलब बढ़ती चली जाती है, पीछे और पीछे तक चली जाती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, हमारे गांव में जो शादियां वगैरह होती हैं, शादी या फिर कोई भी मांगलिक कार्य होता है, तो सबसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो महिलाएं आशीर्वाद लेने के लिए गीत गाती हैं, वह उम्मीद करती हैं कि इस गीत के माध्यम से उनको पूर्वजों के आशीर्वाद मिल जाएंगे। तो इस गीतों में जितने भी पूर्वज हैं, जो भी कई पुश्तों तक, 7 या 8 पीढ़ियों तक की लोगों के नाम लिए जाते हैं और गीतों में उनको गाया जाता है। इस तरह से यह एक परंपरा है कि हम अपने पूर्वजों को कैसे याद रख सकें और हम अपने पूर्वजों से कैसे जुड़े रह सकें, ठीक। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति, इनके बारे में कमला हैरिस यही हैं जिनके बारे में मैंने कहा कि इनकी माता जी भारतीय मूल की थी। अगला हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट है संतान में लिंग निर्धारण। यह जो आप नीला रंग का देख रहे हैं ना, खूबसूरत सी डिजाइन, यह जितनी बड़ी दिख रही है ना, इसके कई लाख हजार गुना छोटी है यह, मतलब बहुत ही छोटी, माइन्यूट। यह हमारी कोशिका में पाई जाती है। प्रत्येक जो जीव होता है वह सेल से बना होता है ना, कोशिकाओं से बना होता है, तो उसी कोशिका में यह पाई जाती है। यह हमारा है गुणसूत्र, और यही गुणसूत्र हमारे हर गुण को हमारी संतान में लेकर जाता है। इसे हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं या फिर अनुवांशिक गुण कहते हैं। अच्छा, इसके नाम से याद कर लो, गुणसूत्र। गुण का मतलब हमारे कैरेक्टर्स, जो हमारे जो भी कैरेक्टर्स हैं, हमारे जो भी आदतें हैं, जो हमें अनुवांशिक रूप से मिली हुई हैं, इन गुणों को जिन सूत्रों के द्वारा, सूत्र मतलब धागा, जिन धागों के द्वारा हमारी संतान में जाया जाता है या जिन धागों के द्वारा हम में आया है, वही कहलाता है गुणसूत्र। यह डीएनए ही होता है
डीएनए जो होता है वही गुणसूत्र के रूप में होता है, तो हम कह सकते हैं गुणसूत्र और डीएनए। तो यह हमारे सभी गुणों को, हमारे सभी कैरेक्टर्स को हमारे अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप या फिर आप खुद को ही देख सकते हैं कि आपके कुछ आपके चेहरा, आपकी आंखें या कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपके पापा से मिलता होगा या फिर आपकी मम्मी से मिलता हो। तो यह कैरेक्टर आप में कैसे आया? यह कैरेक्टर इन्हीं गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की वजह से आपके अंदर आया है। तो यह प्रत्येक जीव में एक निश्चित संख्या में होते हैं गुणसूत्र। अब मानव में कितने होते हैं? तो मानव में होते 46, 4-6 गुण तो आपके अंदर मम्मी पापा से आने ही हैं, ठीक। तो ये 4-6 गुण आते हैं ना, वही 46 हो गया। तो 46 गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, और यह पेयर के रूप में होते हैं, मतलब जोड़े के रूप में रहते हैं। तो यह जो जोड़े होते हैं, तो 46 को अगर जोड़े में बांट दो यानी 2 से भाग दो तो कितना आएगा? 23। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं मानव में वह होते, उनकी संख्या है 46 और उनके जोड़े हैं 23। तो क्वेश्चन में 2 तरह से आता है कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या यह भी आता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जब बात संख्या की करें तो संख्या होगी 46, और जब बात करें जोड़े की तो वो होगी 23, ठीक है। और इसमें से जो 22 गुणसूत्र होते हैं ना, 22 गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं, यह जोड़े मेल और फीमेल दोनों में ही समजात होते हैं, ठीक है। यह ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोम्स मतलब कि एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि मेल में होंगे वैसे ही फीमेल में होंगे। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है ना, वह 23वां जोड़ा अलग अलग होता है। यह 23वां जोड़ा ऐसे समझ लो कि जो फीमेल होगी उसमें लंबा है, ठीक, दोनों ही एक बराबर हैं, जबकि जो मेल होगा उसमें एक लंबा है और दूसरा छोटा है, ठीक। तो ये जो दोनों लंबे हैं ना, तो दोनों XX कहलाते हैं, डबल एक्स। और जो मेल में होता है, जो पुरुषों में होता है, वो एक X कहलाता है, दूसरा Y। तो जो पुरुषों में है वह X है और Y है, ओके। अब अगला देखते हैं हम इनके बारे में, इनका क्या रोल है। तो जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं वही संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कैसे होते हैं? अब देखिए, माता अगर है, माता में जो गुणसूत्र हैं वह XX हो गए, और पिता में जो हैं वो XY हैं। तो अगर माता के गुणसूत्र का X और पिता के गुणसूत्र का Y, ठीक, अगर यह दोनों मिलते हैं तो बनता है XY, ठीक। और XY किसके लिए होता है? लड़के के लिए, ठीक, या मेल के लिए। तो जो संतान होगी वह क्या होगी? लड़का होगी या पुत्र कह सकते हैं। अगर माता का X और पिता का भी X क्रोमोसोम्स का एक पार्ट मिलता है तो वह दोनों मिलके बनते हैं डबल X, और डबल X किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए या फिर कन्या के लिए, यह कह सकते हैं। तो अगर गुणसूत्र X और X मिलेंगे तो कन्या होगी, ठीक, और X और Y मिलेंगे तो पुत्र होगा। आ गया समझ में? हमें लगता है आप बेहतर इसको समझ गए होंगे कि जब भी 2 डिफरेंट चीजें मिलती हैं तो पुत्र बनता है, और जब सेम होंगी तो पुत्री होगी। XX मतलब पुत्री, XY मतलब पुत्र। अगला हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस हैं कुछ इस दोनों चैप्टर से मिले हुए, कि दोनों टॉपिक से मिले हुए, कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। अगला, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ माँ बाप और बच्चे रहते हैं उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। किसी परिवार को पारिवारिक वृक्ष में दर्शाया जाता है, इसे किसने कहा था? तो इसे ग्रेगर जॉन ने कहा था। अब अगला टॉपिक है, मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या शामिल है। तो परिवार के कार्यों में शामिल है घर के विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप। मतलब एक परिवार है तो उसमें क्या क्या होता है? घर के सारे काम होंगे, फिर आमदनी होगी, मतलब बिजनेस, रोजगार, कुछ भी, कोई भी रोजगार होगा, और पढ़ाई होगी बच्चों की। यही तो होता है एक परिवार में। और दूसरा हम जानते हैं लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप जो होते हैं, ये सब परिवार के अंतर्गत आते हैं, ताकि नई पीढ़ी का जन्म हो सके, एक नई पीढ़ी हम दे सकें। अपने जाति को बचाए रखने के लिए आवश्यकता होता है नई पीढ़ी के निर्माण की।
तो जो परिवार की विशेषता के अंतर्गत जो संबंध है वे क्या होते हैं? वंशानुगत संबंध। अगर लोगों में अगर रिलेशंस हैं तो क्या है, हमारे दादा दादी से हमारे रिलेशन है, तो इसी रिलेशन को कहते हैं वंशानुगत संबंध। दो वंशों के बीच के जो संबंध है वो वंशानुगत संबंध कहलाते हैं। सामाजिक संस्था, जैसे चाचा चाची और हम, अगर हमारी अगली पीढ़ी आती है तो ये थोड़ी दूरी हो गई ना हमारे पारिवारिक रिश्तों में, तो यह सामाजिक संस्था बन जाती है। और विवाह की अनिवार्यता हर परिवार में होती है। कोई भी अपने बच्चों को जन्म ऐसे नहीं देता कि वह जाके योगी बन जाए। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक समय था कि छोटे छोटे कम उम्र में बच्चों की शादियाँ हो जाती थी। बहुत ही कम उम्र में बच्चे की शादी हो गई। जैसे गांधी जी के बारे में सुना था, 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। तो बहुत ही कम एज में लोगों की शादियाँ हो जाती थी और यह बहुत ही गलत था। असर इसका लड़कों पर भी पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका असर लड़कियों पर पड़ता है। तो और बहुत ही बुरा असर लड़कियों पर पड़ता है कि खेलने की उम्र में उनकी शादियां हो जाना और वे किसी और घर में जाके बंधक बन जाती हैं। और वहाँ पर अगर काफ़ी कम एज में उन्होंने संतान को जन्म दे दिया तो इस तरह से वे और भी एक तरह से कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि वह उसके लिए तैयार नहीं होती हैं। तो इन सब से लड़कियों को बचाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया। सबसे पहले बाल विवाह पर जो रोक लगी थी वो 1929 में लगी थी। उसको फिर बाद में उसमें संशोधन किया गया 1949 में, फिर अगला संशोधन हुआ 1978 में। 2006 में इसमें सबसे बड़ा संशोधन हुआ और यह हुआ कि 18 साल से कम की लड़की और 21 साल से कम के लड़के की शादी नहीं होगी, और अगर ऐसा होता है तो जुर्माना लगेगा और वह जुर्माना होगा लड़के पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें लड़कियों पर कोई भी जुर्माना या कोई भी सजा नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़की, ऐसा मतलब है, माना क्या जाता है, वास्तविकता है कि लड़कियों की शादी में लड़कियों का ही कोई योगदान नहीं होता। उनकी शादी जबरदस्ती ही कराई जाती है, वे पता भी नहीं होता उन्हें कि उनकी शादी होने वाली है, बहुत ही कम एज में उनकी शादी तय कर दी जाती है। तो इसमें लड़कियों की कोई भी गलती नहीं होती। ठीक ऐसे ही अगर ऐसा हो कि अगर लड़का अवयस्क हो, जैसे कि 21 साल से कम का लड़का हो और लड़की वयस्क हो, अर्थात लड़की अगर मान लो 19 साल की हो, तो ऐसे में अगर लड़का शादी कर लेता है तो लड़के को भी सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी भी कोई गलती नहीं है। अब अगला हम देख लेते हैं जो बाल विवाह की इजाज़त और सज़ा किसे होती है। सज़ा उसे होती है जो बाल विवाह की इजाज़त दे देते हैं, या बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या जो शादी करवा रहे हैं उनको इसकी सज़ा दी जाती है। अच्छा, 2006 की जो धारा आई उसमें जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था उसकी धारा में 2019 में थोड़ा सा चेंज ये किया गया कि अब वयस्क महिला से विवाह करने पर जो 21 साल से कम का लड़का है उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। और इसके तहत जो सज़ा थी जो है वह सज़ा ये है कि 2 वर्ष का कठोर कारावास, मतलब श्रम सहित कारावास, या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों ही हो सकती है। अगर लड़का वयस्क है, मतलब 21 साल से ज़्यादा का है, और लड़की 18 साल से कम की है तो। अच्छा, अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों में से कौन सी भावना पनपती है। देखिए, कई बार आपने स्कूल में भी देखा होगा कि पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि लड़के लड़कियों से बात न करें, लड़के लड़कियों से दूर रहें। तो जब ऐसा किया जाएगा स्ट्रिक्टली, जब लड़कों को लड़कियों से दूर रखा जाएगा या लड़कियों को लड़कों से दूर किया जाएगा और उनकी मानसिकता ये की जाएगी फिर तुम एक दूसरे से बात न करो, दूर रहो, बिल्कुल नहीं बोलना है, तो वहाँ पर लैंगिक विभेद की भावना जन्म लेती है। लड़कियाँ लड़कों से बात नहीं करती, लड़के लड़कियों से बात नहीं करते, और उनके मस्तिष्क में यह बात कर जाती है कि वह एक दूसरी तरह का इंसान है और मैं दूसरी तरह की। और लड़कियों और लड़कों में हमेशा ही कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है, और ऐसे में ये लड़के लड़कियों को या फिर लड़कियां लड़कों को
एक दूसरे ही नज़रिए से सोचते हैं, उनको वे समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, ऐसा नहीं समझ पाते कि हम सब एक जैसे हैं। और यहीं से शुरुआत होती है लैंगिक विभेद की भावना की। तो इसलिए लड़कों और लड़कियों को अलग अलग नियमों से नहीं बांधना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। जैसे कि जब आप टीचर बनेंगे तो आपके लिए ये होगा कि आप सबको एक नज़रिए से देखिए, सबको एक साथ रखिए। ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए कुछ अलग नियम बनाया जाए, लड़कियों के लिए कुछ अलग नियम बनाया जाए, सबको एक नियम से चलना चाहिए। अगला है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका तो आंसर है परिवार से। और यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में कि लड़कों को या बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, एकल परिवार का क्या मतलब है? तो ऐसे परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, उसे कहते हैं एकल परिवार। अच्छा, एकल परिवार में खास बात, माता पिता मतलब एक ही दंपति हो, एक दंपति और उसके बच्चे। अगर उनके भी माता पिता रहे तो फिर दो दंपति हो गए ना, तो दंपति एक ही हो और उनके बच्चे हों, वो कहता है एकल परिवार। भारत में लड़के और लड़कियों का विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। ठीक, अगला चैप्टर हम देख लेते हैं, चैप्टर 10। और चैप्टर 10 हु तू सुनने में भी आप नहीं समझ पा रहे होगे कि है क्या। भाई ये कबड्डी का ही दूसरा नाम है, हु तू। ये देख रहे हो, एक कबड्डी का पाला। ये जो कबड्डी का पाला है, इसमें गर्ल्स के लिए इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वह 12x8 होती है मीटर में। ठीक है, 12x8। और लड़कों के लिए होती है 13x10। ठीक है, यह पाले की लंबाई और चौड़ाई है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बहुत टफ करता है तो भी इस क्वेश्चन को पूछता है, वरना नहीं पूछता। अगला, कबड्डी को और क्या क्या कहते हैं? तो चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, यह कहते हैं कबड्डी को। जैसे हम लोग कबड्डी खेलते हैं ना, तो कबड्डी को क्या बोलते हैं? कबड्डी 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 कबड्डी। ऐसे ही जब कुछ और जगहों पर इसको बोलते हैं हुतुतु, या फिर हाडुडू, ऐसे बोलते हुए जाते हैं। सांस रोकनी होती है, सांस एक ही सांस में बोलना होता है। ठीक है, अगला ऐसे एक और खेल है खो खो। यह स्पर्श वाले खेल कहे जाते हैं। जैसे कि कबड्डी में क्या होता है, जैसे किसी को टच कर दिया दूसरे प्रतिद्वंदी को, वह आउट हो गया। ठीक है, ऐसे ही खो खो में भी अगर प्रतिद्वंदी को टच कर दिया तो वह आउट हो जाते हैं। यह है खो खो के पाले में। और इसमें यहाँ एक तरफ के प्रतिद्वंदी बैठते हैं और दूसरे तरफ के 2 या 3 प्रतिद्वंदी निकल के भागते हैं। अगला हम देख लेते हैं, यह है कर्णम मल्लेश्वरी। यह आंध्रा की हैं और कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। और जब ये सिर्फ 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का काम करती हैं। इनकी जो बाकी बहनें हैं, वे भी 4 बहनें हैं इनकी, जो रोज वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। और इन्होंने, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं। अच्छा, अगर इन्होंने भारत से बाहर मेडल जीते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी गेम होंगे जो भारत से बाहर भी खेले जाते हैं। तो ऐसे कौन से गेम हैं, इनको हम आगे जानेंगे। ये देख लेते हैं, ये 3 बहनें हैं जो एज से लग रहा है ना कि ये काफ़ी एज्ड हैं। तो ये वे लड़कियां, मतलब ये वे लोग हैं जो कि काफ़ी समय पहले जब लड़कियों को खेलने पर प्रतिबंध लगा करते थे, बाहर के खेल, मैदान वाले खेल नहीं खेलने दिए जाते थे, तब भी इन्होंने कबड्डी खेला था। और ये लोग अभी एक इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट चलाती हैं कबड्डी सिखाने के लिए। इनके नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। इनके अपने इंस्टीट्यूट है, कबड्डी सिखाती हैं। अच्छा, अब हमने बात की थी कि भारत के बाहर खेले जाने वाले तो दुनिया का सबसे बड़ा खेल है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स होते हैं टोक्यो में, अभी 2020 का होने वाला है। और यह 2020 में ही होने वाला था, 23 जुलाई से 8 अगस्त में अब होगा। ठीक, और उसके बाद जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं यह 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होंगे। 2020 में ये गेम होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह गेम्स नहीं हो सके, तो इनकी डेट्स अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दी गई। इसमें जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो 2 तरह के हो जाते हैं, एक तो गेम्स जो नॉर्मल लोगों के लिए और दूसरे पैरालंपिक गेम्स होते हैं। पैरालंपिक गेम्स उनके लिए होते हैं जो दिव्यांगजन हैं।
और यह जो आप रिंग देख रहे हैं, यह रिंग ओलंपिक को शो करती है, ओलंपिक गेम्स के लिए होती है। अच्छा, जो टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक होने वाला है, जो 2021 में होगा, उसका हर गेम्स का एक शुभंकर होता है जो उसको प्रेजेंट करता है उस गेम को। तो इस बार का जो शुभंकर है वह है मिराई टोआ। ठीक है, ये मिराई टोआ जापान का एक मुहावरे से प्रेरित है और इस मुहावरे का जो अर्थ है वह होता है अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। अतीत में आपने क्या सीखा, आप कभी हारे कभी जीते, तो उससे आपने क्या सीखा और उससे आप नए विचार बनाओ कि कौन सी गलतियां आपने की, जिन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। तो यही इसका अर्थ होता है। और टोक्यो 2020 का जो आदर्श वाक्य है वह है यूनाइटेड बाय इमोशन। अब आगे देख लेते हैं, ये चैप्टर 11 है फुलवारी, और इससे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। इससे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फूलों की घाटी कहाँ है। तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले में। ठीक, यह है उत्तराखंड और यहाँ है चमोली। यह बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, उत्तराखंड दो भागों में बटा है, एक तरफ का भाग है कुमाऊं और दूसरे तरफ का भाग है गढ़वाल। ठीक है, तो जो चमोली है, यहाँ पर चमोली है देख रहे हैं, यह पूरी तरह से हिमालय का पार्ट है। हिमालय से ही जो शिवालिक श्रेणी है ना, इसी का पार्ट है यह उत्तराखंड का ये पार्ट। और यहाँ पर पथरीली जगह पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ हमेशा बर्फ, मतलब जाड़े के समय में तो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन गर्मी के समय में बहुत ही सुहाना मौसम होता है। और यहाँ पर जो फूलों की घाटी है उसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और माना जाता है कि इसका पता लगाया था फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथियों ने, जो 1931 में अपने कॉमेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है उत्तराखंड। और अगला हम देख लेते हैं, जब फूलों की बात कर रहे हैं तो हमारे कपड़ों पर और चादरों पे बहुत सारे फ्लावर्स के डिजाइन्स होते हैं, फूलों वाली चित्रकारी होती है। उसी में से एक चित्रकारी है मधुबनी चित्रकारी। मधुबनी चित्रकारी बिहार के मधुबनी जिले की चित्रकारी है जो मिथिला से जुड़ी हुई है, और मिथिला जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो मधुबनी चित्रकारी का इतिहास यह है कि भगवान राम और सीता के विवाह में औरतों को काम दिया गया था दीवालों को चित्रकारी करने का, दीवालों पर। तो उन्होंने मधुबनी की चित्रकारी की थी और वहीं से चित्रकारी फेमस हुई थी। अभी तो इस चित्रकारी को बहुत लोग करते हैं, जैसे पुरुष भी करने लगे हैं, और बहुत ज़्यादा फेमस ये हो गई है इस साल 2019 और 20 में। 2019 में इसके फेमस होने की वजह ये थी कि मधुबनी का जो रेलवे स्टेशन है ना, उस रेलवे स्टेशन को श्रमदान के द्वारा लोगों ने पूरा पेंट कर दिया मधुबनी की चित्रकारी से। वहाँ की इतना तक कि वहाँ की जो ट्रेनें हैं, ये देखो, जैसे कि वहाँ की जो ट्रेन है, यह वहाँ का मधुबनी का रेलवे स्टेशन, पूरा रेलवे स्टेशन इन लोगों ने बिना किसी पैसे के श्रमदान से उसे पेंट किया, इसलिए बहुत फेमस था 2019 में। और इसके लिए इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। और अगला 2020 में यह फेमस हुआ अपने मास्क की वजह से। 2020 में जो कोविड-19 आया, बहुत ज़्यादा फैला भारत में, तो जो मास्क पीएम मोदी ने सबको कहा भाई मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, तो उस समय मास्क जो बिकने शुरू हुए, तो बहुत ज़्यादा इस साल सबसे ज़्यादा अगर कुछ बिका है तो है मास्क और सैनिटाइजर। तो इसमें जो मास्क बिके उसमें बहुत ज़्यादा मास्क इस तरह के बिके जिसपे मधुबनी की चित्रकारी की गई थी। ठीक, तो इस तरह से दोनों जगह पे बहुत फेमस है। और हाँ, इसके क्वेश्चन में आने की वजह सबसे ज़्यादा ये है, मतलब इस वजह से आ सकता है क्योंकि पहले तो 2019 में भी फेमस रहा, 2020 में भी ये काफ़ी फेमस रहा, और 2020 में मन की बात जो कार्यक्रम मोदी जी करते हैं उसमें उन्होंने इसके बारे में खास तौर पर इसका जिक्र किया था, मधुबनी की चित्रकारी का, तो इसलिए काफ़ी फेमस है। तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में तो ये आना ही आना है। अच्छा, ये देख लीजिए, है मधुबनी और यह है बिहार,
और यहाँ है नेपाल। तो यह नेपाल से जुड़ा हुआ है मधुबनी पूरी तरह से, इसलिए यह मिथिला की का भी काफ़ी ज़्यादा इस पर अब असर है। अब आप कैसे जानेंगे कि मधुबनी वाली चित्रकारी कौन सी है? तो इनकी जो खास बातें होती है ना, वह होती है मछली का आकार देखा है, जैसे पॉइंटेड वाली ऐसे मछली होती है ना, ऐसे ये वाली। तो बस जो भी अगर स्त्रियां बनाई गई हैं इनकी चित्रकारी में, तो उनकी आंखें मछली वाली हैं, मछली के आकार की उनकी आंखें बनाई गई हैं, उसी का शेप दिया गया। और जो उनकी नोज बनाई गई ना, वैसे पॉइंटेड नोज बनाई गई है। अगर मतलब कोई भी अगर आप चित्रकारी देख रहे हैं तो जो उनकी नोज है ना, वो ऐसे पॉइंटेड नोज बनाई गई है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि चित्रकारी मधुबनी की है। अगला हम देख लेते इसके बारे में मधुबनी को। तो इसमें जो भी रंग प्रयोग होते हैं वे सभी रंग घरेलू चीज़ों से ही बनाए जाते हैं। घरेलू चीज़ का मतलब हुआ कि सब कुछ प्राकृतिक होता है, जैसे हल्दी से पीला रंग, केले के पत्ते से हरा रंग, लाल रंग के लिए पीपल की छाल का प्रयोग और सफ़ेद रंग के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है। इनको चिपकाने के लिए जो गोंद होता है, वह गोंद भी मतलब एक कपड़े पर चिपक सके या फिर दीवारों पर ही चिपक सके, इनके लिए भी जो गोंद प्रयोग किया जाता है वो भी पेड़ों की छाल से लिया जाता है। ठीक है। बिहार में एक चीज़ और प्रसिद्ध है, वह है अल्पना बनाना। जब भी कुछ नया होता है तो वहाँ अल्पना का निर्माण किया जाता है। और रंग की पकड़ के लिए इसमें बबूल के गोंद यूज किए जाते हैं। अब चित्रकारी की बात हो और भारत की मोनालिसा की बात ना हो तो फिर तो बात अधूरी रह जाती है। यह है बनी ठनी। ठीक है। बनी ठनी एक भारतीय चित्रकला है जो राजस्थान के किशनगढ़ से संबंधित है। राजस्थान के किशनगढ़ से संबंधित है और इसकी रचना की थी निहाल चंद ने। निहाल चंद एक राजा थे जिन्होंने इसकी रचना की थी। बहुत पुरानी चित्रकारी है यह। और बनी ठनी का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है सजी धजी। यह खुद भी बनी ठनी जिस औरत की चित्रकारी है, जिस महिला की, मतलब जिस महिला से प्रेरित होकर निहाल चंद ने बनाया था, वह खुद ही एक बहुत अच्छी कवित्री थी और वह कविताएं लिखा करती थी। अब हमने एक बात की भारत के मोनालिसा की, तो वास्तविक में मोनालिसा कौन है इनको देख लेते हैं। ये है मोनालिसा की तस्वीर जो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। लियोनार्डो दा विंसी ने, और लियोनार्डो दा विंसी ने 1503 ईस्वी में बनाया था इसे, मतलब बहुत ही पुरानी चित्रकारी है। और इसकी जो सबसे फेमस चीज़ है वह है इसकी मुस्कुराहट और इसकी आंखें। आप चाहे जिधर से भी देखो आपको ऐसा लगेगा कि मोनालिसा आपको ही दिख रही है और मुस्कुराते हुए देख रही है। मतलब हमेशा यह सब फील होता है कि आपको ही देख रही है, चाहे जिस एंगल से आप देखो। तो इसके बारे में हमने बात कर ली। अब फूलों की बात हुई है तो फूलों से बनता है इत्र, और हमारे यूपी का कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से इत्र बनता है और पूरे देश विदेश हर जगह जाता है। अच्छा, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है। अब फूलों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो फूलों की बनती है सब्जियां, जैसे केले के फूलों की सब्जी बनती है, कचनार के फूलों से सब्जी बनती है, उनके पकौड़े बनते हैं, सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं, तो इनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और खुशबू और रंगों के लिए भी फूलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जो अबीर हम बनाते हैं, अबीर हम लेते हैं उनके दिन, होली में अबीर जो यूज करते हैं, उनमें भी फूलों का प्रयोग करना चाहिए, उनसे काफ़ी अच्छे रंग आते हैं। और दवा बनाने में भी फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और अब आते हैं हम अपने घर। ठीक, मतलब चैप्टर नंबर 12 है कैसे बनाए घर, तो हम पहुंच जाते हैं अपने घर। और ये है हमारा प्यारा भारत जो हमारा घर है। और यह भारत 1947 में 2 भागों में टूट गया था और एक भाग बना पाकिस्तान, दूसरा रह गया भारत। और जो पाकिस्तान बनाना, तो उस समय बहुत ही एक विध्वंसकारी स्थिति उत्पन्न हुई थी। काफ़ी लोग शरणार्थी बन गए थे, पाकिस्तान से भाग के यहाँ आए, भारत आए, भारत से काफ़ी लोग पाकिस्तान चले गए और काफ़ी मौतें हुई, काफ़ी विनाश काफ़ी ज़्यादा हुआ था। उसके बाद जो लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए थे, उसमें से एक व्यक्ति की कहानी है यहाँ पर, जिन्होंने परिवार बनाया, जिनके बेटों ने अपना एक घर बनाया। तो इन्हीं के कहानी के माध्यम से हमें जानना है कि घर कैसे कैसे बने।
तो यह कहानी आ रही है पाकिस्तान के डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान उस इंसान का घर रहता है, और जब भारत का विभाजन होता है तो वह भारत में आ जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में उनको शरणार्थी कैंप में रहना पड़ता है। बाद में भारत सरकार उनको ज़मीन देती है हरियाणा के सोहना गांव में, और यहाँ पर वो अपना घर बनाते हैं। बाद में यहाँ पर एक जिक्र हुआ है गुरुग्राम का, कि गुरुग्राम का विकास कितनी तेजी से हुआ था। पहले यह बहुत ही साधारण सी एक जगह थी, हरियाणा की ही जगह है, लेकिन बाद में गुरुग्राम का विकास बहुत तेजी से हुआ, और अब तो यह टेक्नोलॉजी का हब है। और इसके साथ जब घर बनते हैं तो घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो अभी मोदी जी काफ़ी दिनों से प्रचार कर रहे हैं इसका, कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। तो शौचालय की जो, अगर हम इतिहास की बात करें तो हमारे देश में जब सिंधु घाटी की सभ्यता आई थी, उस समय भी लोगों के यहाँ शौचालय हुआ करते थे। बाकी पूरे विश्व में किसी भी ऐसी जो थी, मतलब सभ्यताएं आई, किसी भी सभ्यता में शौचालय नहीं थे, लेकिन भारत के उस समय भी भारत के सभ्यता में शौचालय थे। इसीलिए कहा जाता है वो नगरीय सभ्यता थी, मतलब वेल डेवलप्ड सिटी थी वह सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में सफाई थी, लेकिन बाद में इतिहास हमारा बदला, फिर ग्रामीण सभ्यता आई, जब आर्य आए, और इस तरह से धीरे धीरे मुगल काल आया, और मुगल काल में तो सब कुछ खत्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं जो हमारे इतिहास की गौरव को फिर से बता सके। सब कुछ नष्ट किया गया। उस नष्ट होने में यह सफाई की व्यवस्था भी नष्ट हो गई। फिर दोबारा जब शौचालय बनने शुरू हुए, तो अब जो बने वे फिर बहुत ही बेकार वाले बने। इसमें एक की हम बात कर लेते हैं। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो शौचालय हुआ करते थे वे थे शुष्क शौचालय, ठीक है। तो शुष्क शौचालय वे होते थे जिसमें कि अवशिष्ट जो होता है ना, जो अपशिष्ट होता है, मानवीय अपशिष्ट, उसको हाथों से उठा के बाहर फेंकना होता था। तो इसके लिए भंगी, जो हमारे देश के जो एससी हैं, या जो एक मतलब एक विशेष जाति को यह काम दे दिया गया, और उनके साथ बहुत ही बुरा किया गया, बहुत ही बुरा सलूक। हमारा देश इतना पीछे हुआ ना, तो इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत बुरा सलूक कर दिया गया एक जाति विशेष के साथ। तो यह अभी जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है जो बंद हो चुकी है। यह मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या है? यह है हाथ से मैला ढोने की प्रथा, इसको कहते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग। और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें कहते हैं मैनुअल स्क्वेंजर्स। यह मैनुअल स्क्वेंजर्स जो होते हैं, इसको हिंदी में मतलब भंगी, या फिर वे लोग जो गंदगी साफ करते हैं। तो अभी जो भारत में जो टॉयलेट्स हैं ना, वे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो होते थे वे शुष्क शौचालय होते थे, जो कि ऐसा किया जाता था। अगर आपने मूवी देखी होगी स्लम डॉग मिलेनियर, तो उस मूवी में यह शौचालय दिखाया गया है, एक जगह पे दिखाया गया। धारावी की कहानी है वो। धारावी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, जो मुंबई में है। मुंबई जैसे जिसे हम कहते हैं ना बॉलीवुड, उस बॉलीवुड का एक रंग यह भी है कि वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है। और इस स्लम में उसको दिखाया गया कि अभी भी वहाँ बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया है। तो वहाँ मैनुअल स्क्वेंचिंग की बात मैं कर रही हूँ। तो जो भी पहले के शुष्क शौचालय हों, या फिर सीवर, जो कि सीवर के जो मानवीय अपशिष्ट हैं, अगर हाथों से साफ किया जा रहा है, और किसी एक जाति व्यवस्था से एक जाति विशेष अगर उसको कर रहा है, तो वही कहलाता है मैनुअल स्क्वेंजिंग। और इसे अभी बंद कर दिया गया है, मतलब कानूनन इस पे रोक लग चुकी है, लेकिन वास्तविकता इससे इतर है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। देखिए, अगर मैनुअल स्क्वेंजर से अगर यह काम कराया जा रहा है, तो कराने वाले को 1 साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, ठीक। और शुष्क शौचालय का जो निर्माण है उस पर तो प्रतिबंध लग चुका है। अभी जो वाई स्टाइल के जो टैंक बन रहे हैं, जो कि आजकल 4-5 सालों से बन रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं, अब उनका प्रयोग है कि वो उसे मशीनों के द्वारा साफ कराया जा सकता है, ठीक। तो अगर आप किसी ऐसे मैनुअल स्क्वेंजर्स को जानते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको बताएं कि यह काम गलत है, उसे नहीं करना चाहिए, और यह कानूनन गलत हो गया, अपराध है अगर कोई ऐसा करा रहा है तो। और जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं
उनके पुनर्वास की योजना भी बनाई गई है, जिसमें 40,000 तक रुपए उनको एक बार दिए जाएंगे। और अगर वो कोई रोजगार करना चाहते हैं तो उनको 15 लाख तक रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही अगर वे कोई कुछ सीखना चाहते हैं, कोई कौशल विकास का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो हर महीने उन्हें 3,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों को यह बताएं। यह देखिए, ये सीवर देख रहे हैं आप, सीवर की जैसे सफाई हो रही है, इसे नहीं करना चाहिए, यह मशीनों से होनी चाहिए। लेकिन यह गलत है कि किसी इंसान से ऐसा गंदा काम कराया जाए। देखिए, अभी काफ़ी आपने सुना होगा कि अक्सर सीवर में गिर के लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना प्रदूषण होता है, इतना ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से काफ़ी लोग, कई बार इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गए, चारों चैप्टर। और इससे जो क्वेश्चन आने थे, अगर देखिए बहुत टफ भी क्वेश्चन आएंगे ना, कितने भी टफ आए, वह इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आ सकते, अगर ईवीएस में कितना भी पूछा जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट्स के द्वारा आप बताएंगे भी। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।